अब डेफिनेटली पहले फटाफट एक बार पेपर 5 का एनालिसिस भी मैं बता देता हूँ, पेपर प्रेजेंटेशन थोड़ा समझा दूँ आप लोगों को, उसके बाद थोड़ी बातचीत, थोड़े टिप्स, थोड़ा मोटिवेशन, एंड वील बी एंडिंग द सेशन फॉर द लास्ट टाइम गाइस। पर नमन डेफिनेटली आप इसका पिछला सेशन जरूर रेफर करना जो पिछले संडे को हुआ था, उसमें AS19 तक के MCQs जो है सॉल्व किए हुए है। ओके आई अंडरस्टैंड नमन, आप रैंडमली आ गए थे, पर लेकिन हाँ AS19 से पहले तक के AS19 एंड पहले के MCQs जो है वो पिछले संडे वाले सेशन में, तो आप प्लेलिस्ट चेक करना इसमें अनअकैडमी पे, उस प्लेलिस्ट में आपको वो सेशन मिल जाएगा। ओके यस गाइस, चलो नाउ जस्ट लुक एट द प्रेजेंटेशन गाइस। पहला क्वेश्चन जो था ना, इट वाज ऑल अबाउट अर्निंग्स पर शेयर वाला ही क्वेश्चन था, तो आई गॉट फुल 5 मार्क्स। देखो आप लोगों को लगेगा कि भाई 2-2.25 पेज क्या मैंने प्रेजेंटेशन में किया है, इतना ज्यादा क्या लिखा है, बट सी मैंने क्या किया है, क्योंकि मेरी हैंड राइटिंग है ना थोड़ी बड़ी है, उसकी वजह से मैंने पहले तो लाइन स्पेसिंग देखो कितना ज्यादा किया है, हर एक चीज के बाद लाइन छोड़ा ही है। देखो तो कीप दिस हैबिट, हैंड राइटिंग छोटी भी होना तो एटलीस्ट थोड़ा थोड़ा लाइंस तो बीच में छोड़ते रहना, बिकॉज जितना लाइन छोड़ोगे ना थोड़ा क्लैरिटी और नीटनेस बढ़ जाता है पेपर का, समझे। जितना नीट रहेगा पेपर, पेपर चेकर के लिए उतना इजी हो जाता है चेक करना, ठीक है। तो मेंटेन दिस थिंग। उसके अलावा देखो इसमें भी मैंने कुछ लाइंस बनाई है क्या, इधर लाइंस बना सकता था ना मैं, इधर ये सब लाइंस बना सकता था, तो जरूरत ही नहीं है, ये सब टाइम है तो ये सब करो, वरना दीज ऑल थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। बस लेजिबल होना चाहिए, ठीक है, सिंपल रखो। कहीं भी देखो अब ये क्योंकि EPS का क्वेश्चन है, तो अब मैं इसमें थियरी क्यों लिखूं, थियरी कहीं भी कुछ भी नहीं लिखा है मैंने, देखो नॉट देयर इज नॉट अ सिंगल वर्ड ऑफ थियरी। बस हाँ ये थियोरेटिकल एक्स राइट वैल्यू जो फाइंड किया है ना EPS के लिए, जो वो ESOP जब इशू होता है उससे रिलेटेड जो रहता है जब, तो उस केस में सिर्फ उसके लिए मैंने इसका फॉर्मूला जरूर लिखा है, तो ये फॉर्मूला मेंशन आप कर सकते हो, ठीक है। रेस्ट कीप इट सिंपल, जहां जरूरत नहीं है वहां एडिशनल थियरी मत लिखो। देखो आई हैव स्कोर्ड 5 में से 5 नंबर दिए है मेरे को, कुछ एडिशनल लगा आपको, मैंने क्या एडिशनल लिखा है, कुछ एडिशनल नहीं लिखा है, केप्ट इट सिंपल, ठीक है। ये देखो दिस वाज द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई करना था कि ये कौन सी चीज होगी, प्रायर पीरियड आइटम होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम है, चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, क्या है वो लिखना था। सिंपली सिर्फ एक लाइन में 3-4 वर्ड यूज करके सिर्फ स्टेट किया है, कुछ रीजनिंग देने की जरूरत नहीं है। उल्टा देखो जिसमें मैं जबरदस्ती रीजनिंग देने गया ना वो मेरा गलत ही हुआ है, बाकी सब सिंपली सिंगल वर्ड स्टेटेड है, क्या चीज है डायरेक्टली लिखो, खत्म करो, डन है। तो ऐसे क्वेश्चंस पे थोड़ा ढंग से फोकस रखना गाइस, कुछ बहुत ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं। देखो सेगमेंट रिपोर्टिंग है, रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से होंगे, सिर्फ रेवेन्यू, अभी है ना क्वेश्चन में सिर्फ रेवेन्यू का क्राइटेरिया और एसेट्स का क्राइटेरिया, ये दो के ही डेटा गिवन था, तो मैंने है ना डेफिनेशन में भी रिपोर्टेबल सेगमेंट्स कौन से होते हैं मैं भी सिर्फ रेवेन्यू और एसेट्स वाले ही मेंशन किया, प्रॉफिट एंड लॉस वाला मैंने क्राइटेरिया ही मेंशन नहीं किया। देखो जहां थियरी स्टेट किया भी है ना उसमें भी जितना रेलेवेंट है सिर्फ उतना ही थियरी स्टेट करना है, किस बेसिस पे अपने लोग क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं या सेगमेंट रिपोर्टिंग कर रहे हैं। इसमें अपने लोगों को देखो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस वाला क्राइटेरिया लिखा ही नहीं है क्योंकि डेटा में वो क्राइटेरिया है ही नहीं, फिर भी मेरे को मार्क्स मिले, 4 मार्क मिले, ठीक है। तो इससे अपन ये भी मान सकते हैं कि शायद 1 मार्क जो कटा है वो क्राइटेरिया नहीं मेंशन करने की वजह से है। तो चलो रादर लेट अस कीप अ सेफर अप्रोच, इसमें आप लोग थर्ड क्राइटेरिया भी मेंशन कर देने का, ठीक है। देखो इसमें भी टाइम मिल गया, इसीलिए आई हैव ड्रॉन द लाइंस, बाकी लाइंस ड्रॉ करना इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट, ये डेट पर्टिकुलर्स लेफ्ट डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे मैं और एक चीज क्या नोट करवाना चाहता हूँ, नरेशंस देखो गाइस, सब डिविजन ऑफ शेयर्स, बीइंग शेयर सरेंडर, बीइंग प्रेफरेंस शेयर सेटल्ड, इससे 3 वर्ड 4 वर्ड से ज्यादा का नरेशन होना नहीं चाहिए आपका, बिल्कुल भी नरेशन पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सिंपल रखेंगे नरेशन को, 2-3 वर्ड्स का नरेशन होना चाहिए, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट गाइस फोकस करो, देखो कितने मार्क्स दिए नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट के इतने सारे मार्क्स है, 3-4 मार्क्स जो है सिर्फ नोट्स टू अकाउंट्स के बेसिस पे ही मिले है, क्योंकि ये 20 मार्क्स का क्वेश्चन था। देखो जर्नल एंट्री के 8.5 मार्क्स थे क्योंकि उसमें भी थोड़ी गलत वो लोग ने करी है उधर, इसलिए समझो 10 मार्क्स जर्नल एंट्री के ही थे, बाकी 3-4 मार्क नोट्स टू अकाउंट के थे। जबकि नोट्स टू अकाउंट्स तो देख लो इसमें कितने से थे, इसमें नोट्स टू अकाउंट नाम के नोट्स थे सिर्फ,
बहुत फॉर्मेटिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, पर हाँ नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है, वर्किंग नोट्स बनाने इंपॉर्टेंट है। नोट्स टू अकाउंट के देखो टोटल कितने नंबर मिले हैं, टोटल 2.5 नंबर मिला है नोट्स टू अकाउंट का, उतना ही था, 2.5 मार्क्स का ही नोट्स टू अकाउंट था। पर देख लो इसमें क्या था, नोट्स टू अकाउंट के 9 नोट्स जरूर है, पर क्या है उसमें, कुछ भी नहीं है, सिंगल वन लाइनर नोट्स है। इसमें से एक भी नहीं भी लिखते ना तो आधा आधा नंबर कैसे कैसे कम होते जाते हैं ना, अपन को पता भी नहीं चलता, इसलिए अवॉइड स्किपिंग दीज थिंग्स, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट बनाने है, ये बात ध्यान रखना है, ठीक है। सिंपल है, देख रहे हो हैंडराइटिंग मेरी बहुत प्रेजेंटेबल नहीं है, बहुत सुंदर नहीं है, नॉर्मल हैंडराइटिंग है, फिर भी मार्क्स पूरे मिले है, ठीक है। सिंपल है, देख लो वापस नरेशन देखो, कितना छोटा छोटा सा नरेशन है। वर्किंग नोट इतनू सा ही रिक्वायरमेंट है, इतनू सा ही वर्किंग नोट बनाया है, ज्यादा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। देखो लाइंस नहीं बनाई है इसमें, देखो इसमें लाइंस बना सकता था ना, इधर टाइम नहीं बचा होगा मेरे पास, नहीं बनाई, टाइम है तो बनाओ, नहीं है मत बनाओ, सिंपल रखो इसको, ठीक है। ये देखो ये सब तो चलो पार्टनरशिप का है, वो सब निकल गया आपके उसमें से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यही समझा रहा हूं, प्रेजेंटेशन बहुत एक्सप्लिसिट, बहुत सुंदरता पूर्वक वाला प्रेजेंटेशन का कोई जरूरत नहीं है। कीप द प्रेजेंटेशन सिंपल, लेजिबल होना चाहिए, सामने वाले को समझ आना चाहिए। टाइम टू सी माय पेपर, मेरे यस अकाउंट्स में इफ किसी ने मेरे मार्क्स देखे हुए हैं, मेरी मार्कशीट देखी है, तो 85 वाज माय स्कोर इन पेपर 1 अकाउंट्स, 84.5 मेरा ओरिजिनल स्कोर है, हाफ मार्क राउंड ऑफ का है। यस, फॉर द फर्स्ट टाइम गाइस ऑन यूट्यूब लाइव कोई इंसान, कोई ऑल इंडिया रैंकर अपना लाइव पेपर एनालिसिस करने जा रहा है। सो योर आई गो, 85 वाज माय स्कोर। क्यों, कहां मार्क्स कटे, क्या गलतियां मैंने की, हर एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। सबसे पहले एएस में भाई मुझे सिर्फ 15 मार्क्स मिले आउट ऑफ 20, यानी 4 क्वेश्चन मिला के मेरे 5 नंबर कटे टोटल, ठीक है। उसमें भी क्वेश्चन 1A वाज द वन जिसमें मुझे सिर्फ 1 मार्क मिला है आउट ऑफ 5, विच इज वेरी लेस। 4 मार्क तो मेरे इसी क्वेश्चन में कट गए। क्यों, बहुत सिली सी मिस्टेक मैंने करी थी कि मैंने डेट्स गलत देखी थी गाइस। जो मैंने, इफ यू आर फॉलोइंग माय लिंक्डइन पोस्ट, तो मैंने बिल्कुल इस चीज को मेंशन किया है कि मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में डेट्स देखने में, डेटा देखने में बहुत गलती करी है, जिसकी वजह से मैंने क्या किया है, 12 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर दिया, नेट इंटरेस्ट 12 महीने का कंसिडर कर लिया, जबकि लोन 12 महीने के लिए लिया ही नहीं है, लोन ही 12 महीने का नहीं था, और उसके बदले मैंने ऐसे कंसिडर कर लिया। अब नाउ टू सी विद द प्रेजेंटेशन गाइस, इस क्वेश्चन में फैक्चुअल एरर्स है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन का प्रेजेंटेशन आपको नहीं दिखा रहा हूं, क्योंकि फिर आपको मिसकंसेप्शन हो जाएगा कि ये सब शायद प्रेजेंटेशन गलत होने की वजह से है। बट दिस वाज द थिंग व्हिच आई डिड, मैंने फैक्चुअली गलत आंसर लिखा था इसका। तो एक बार इफ यू गाइस वांट टू चेक, ये सिली मिस्टेक होने के चांसेस है इस क्वेश्चन में, तो नवंबर 23 का, इधर मैं बता रहा हूं आपको, नवंबर 23 का क्वेश्चन 1A, एक बार AS 16 का ये क्वेश्चन है, सॉल्व करने का ट्राई करना। इट इज अ इजी क्वेश्चन, दिमाग लगा के सॉल्व करना, डेट्स की गलती मत करना। गाइस देखो हैंडराइटिंग मेरी बहुत सिंपल है, नॉर्मल है, बहुत बड़ी हैंडराइटिंग है। इफ यू नोटिस एक एक लाइन में 4-4, 5-5 वर्ड्स ही आ रहे हैं, 4 वर्ड्स 5 वर्ड्स, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आ रहे। इसकी वजह से मेरा लेंथ थोड़ा बड़ा हो रहा है, दैट्स नॉट एन इशू एट ऑल। आपका हैंडराइटिंग क्या होना चाहिए, सिर्फ लेजिबल होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा थोड़ा लाइंस छोड़ना कैलकुलेशंस के वक्त मेंटेन करो, जितना लाइन छोड़ोगे उतना क्लियरली आंसर समझ आएगा। चलो कोई और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मेरे को थोड़े ढंग के मार्क्स मिले हो, ठीक है। अब जो मैं बोल रहा था आप लोगों से कि क्वेश्चन आधा अधूरा पढ़ना, वो मैंने किया है 1B में। मैंने क्वेश्चन का एक छोटा सा पोर्शन नहीं पढ़ा, जिसकी वजह से मैंने इतना ही आंसर लिखा, थोड़ा सा आंसर लिखना रह गया, इसकी वजह से मेरा 1 मार्क क्या हो गया, कट हो गया, मुझे 4 मार्क्स ही मिला इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूरा रीड करना है, क्योंकि क्वेश्चन रीड करने में अगर कहीं गलती करी तो कुछ पोर्शन भी छूटता है ना, तो गाइस उसके मार्क्स कटते हैं और वो बाद में खलते हैं, तो ध्यान रखना है, ठीक है। नाउ वंस ये क्वेश्चन देखते हैं जिसमें मुझे फुल 5 मार्क्स जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS2 में
मिले हैं। प्रेजेंटेशन देखना है गाइस इस क्वेश्चन का, सिर्फ प्रेजेंटेशन नोटिस करना है और कुछ नोटिस नहीं करना है। आंसर तो सही है, प्रेजेंटेशन देखना है कि किस तरीके से किया। AS2 का क्वेश्चन है, क्या करना था भाई, अपने एक बार ऊपर ऊपर से देख के फाइंड करते हैं। क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना है। ये मोहन के केस में भी क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, सिंपली दो सिचुएशंस दे रखे हैं, मोहन और सोनू, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें, ध्यान से देखना गाइस। प्रेजेंटेशन देखो, क्या मैंने यहाँ ये लाइंस बनाई है, ये वाली बनाई है, नहीं बनाई है, बिल्कुल नहीं बनाई है। देख लो आप यहाँ पे कितना ये जो पर्टिकुलर्स अमाउंट लिखा है ना, ये भी नहीं लिखता ना गाइस तो चलता है, सिर्फ यहाँ पे एक रुपीस का सिंबल बना दो, इट्स फाइन। ये पर्टिकुलर्स लिखना, ये अमाउंट लिखना इज नॉट रिक्वायर्ड। हाँ, पर ऊपर ये जो टाइटल मैंने दिया है ना गाइस, ये ध्यान रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको किसी भी नोट में कोई भी कैलकुलेशन का हेडिंग जरूर देना है कि दिस इज कैलकुलेशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अगर ये चीज नहीं बताओगे तो एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये जो पंचायती आपने करी है वो क्या चीज के लिए करी है। ठीक है, सिंपल देखो प्रेजेंटेशन कितना सिंपल है, ये लाइन पेन से ही खींच दिया फटाफट यहाँ पे, बस ये वाली लाइन से। ऐसा नहीं कि मैंने यहाँ पे एकदम ध्यान दे के पूरा ऐसा ऐसा लाइन बनाया है। ठीक है, ऐसा सब मैंने कुछ भी नहीं किया है कि मैं इतना पूरा ध्यान दे के इधर से इधर तक एकदम स्ट्रेट लाइन ऐसे स्केल यूज करके खींचूं हर एक के बाद ऐसा करके, फिर इसका टेबल बनाऊं पूरा। ठीक है, ऐसे करके, और फिर इसको यूं हाईलाइट करूं। ये सब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रखना है, बहुत सिंपल रखना है अपने लोगों को, पूरे पेपर को। ठीक है, सिंपल कैसे रखना है, तो कुछ भी एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह टेबल वगैरह बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल रखो। अब देखो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है 1,40,000 मैंने लिखा, तो मेरे को बताना पड़ेगा ना कैसे लिखा। तो मैंने क्या किया, उसका एक छोटा सा वर्किंग नोट इधर बना दिया। ठीक है, वर्किंग नोट बना दिया, उससे क्या हो गया, फटाफट मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, सेल्स ग्रॉस प्रॉफिट, ऐसा छोटा छोटा वर्किंग्स करना है अपने लोगों को। इसमें भी देखो कुछ डिटेल में मैंने थियरी लिखा है क्या, जब AS2 का क्वेश्चन है, ठीक है, और क्वेश्चन में मेरे से क्या पूछा है कि भाई तुमको क्लोजिंग वैल्यूएशन बताना है इन्वेंट्री का, तो मेरे को थियरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, थियरी मैंने नहीं लिखा है, सिंपल है। ठीक है, बस अब सेकेंड पार्ट देखो। ठीक है, सिर्फ ये चीज मेंशन कर दिया क्योंकि अपने लोगों को पहले वाले में तो वैसा रिटेल इन्वेंट्री मेथड से करना था। ठीक है, तो इसीलिए मैंने मेंशन कर दिया रिटेल प्राइस मेथड यूज कर रहे हैं। दूसरे वाले में क्या है, कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू वाला कंसेप्ट अप्लाई होता है। तो मैंने थियरी में सिर्फ कितना लिखा है कि फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस को क्या करेंगे, लोअर ऑफ कॉस्ट और NRV पे वैल्यू करेंगे। ठीक है, और उस तरीके से सॉल्व कर दिया। NRV के लिए इतना छोटू सा वर्किंग है, देखो कुछ बड़ा बड़ा फैंसी नहीं है। NRV का फॉर्मूला क्या होता है ओरिजिनल, वो भी नहीं मेंशन किया मैंने, सिर्फ NRV क्या है वो लिख दिया। हर चीज का फॉर्मूला जो वर्किंग नोट्स में आती है मेंशन करना जरूरी नहीं है। दिस इज द अनदर टिप। ठीक है, अब देखो जर्नल एंट्रीज देखो मेरी कितनी फटाफट, ये मशीनरी टू बैंक अकाउंट लिखा है। ये नरेशन देखो मेरा कितना सिंपल है, असेट अक्वायर्ड, डन, खत्म। नरेशन नहीं लिखना है, बीइंग द जर्नल एंट्री फॉर द एसेट अक्वायर्ड एट 75 लाख रुपीज, ऐसा करके इतना बड़ा बड़ा अगर तुम जर्नल एंट्री का नरेशन लिखोगे तो योर टाइम इज शेयर वेस्टिंग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, ऐसा सब आप ना करो। ठीक है, सिंपल सिंपल फटाफट इतना छोटा छोटा सा ही नरेशन लिखेंगे, सिंपल है। ठीक है, देख लो इसमें भी लाइंस मेरे को थोड़ा टाइम मिल गया था इसलिए मैंने लास्ट में ड्रॉ कर दिया, वरना इसमें भी लाइंस ड्रॉ करने का कोई मकसद नहीं था। और ये डेट, पर्टिकुलर्स, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, कोई जरूरत नहीं है इनको लिखने की, ऑनेस्टली गाइस। ठीक है, ये सब काम का नहीं है आपके, बिकॉज दीज आर द चैप्टर्स व्हिच हैव बीन एलिमिनेटेड। अगेन हायर परचेज नो यूज। ये है इन्वेस्टमेंट अकाउंट का क्वेश्चन गाइस। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पॉइंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट के लिए हमेशा पैरेलल पेजेस पे अपने लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना है, यानी आमने सामने जब पेज आए ना तभी वो क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर एक पेज आता हो ना बीच में, सिंपली PTO करके क्या करो, उस पेज को स्किप कर दो। ठीक है, और पैरेलल पेजेस पे क्वेश्चन सॉल्व करो। देखो अगर आप एक ही पेज में सब फिट करने जाओगे ना तो क्या होगा, बहुत दिक्कत आएगी। रुको मैं इसका व्यू थोड़ा चेंज करता हूँ जिससे आप लोगों को समझ में आए। लेआउट, ये डबल वाला लेआउट में करता हूं। ठीक है,
ओके मे बी देखो इवन नंबर के चक्कर में ये इसके सामने नहीं आ रहा है, ठीक है वैसे ही कर लेते हैं अपने नॉर्मली। नहीं दिख रहा है ना गाइस ऐसे, ठीक है कोई नहीं, लेट अस कीप इट सिंपल। या तो ये ऑपोजिट पैरेलल पेजेस पे जब आप लोग करोगे ना तो व्हाट बेनिफिट यू विल हैव इज आमने सामने इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने का। ठीक है पेज ब्रेक में आता हूं यार, ठीक है आमने सामने क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होगा, जगह आराम से मिल जाएगी। देखो एकदम सिंपल, लेफ्ट साइड वाले पेज पे डेबिट साइड वाला कॉलम बना दो पूरा, डेट पर्टिकुलर फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट, और राइट साइड वाले पेज पे क्रेडिट साइड वाला बना दो। अब इस वाले में व्हाई वुड आई रेकमेंड कि ये फेस वैल्यू इंटरेस्ट कॉस्ट लिखो, कि कहीं आप लोग सॉल्व करते करते कंफ्यूज ना हो जाओ कि फेस वैल्यू का कॉलम कौन सा है, इंटरेस्ट का कॉलम कौन सा है, कॉस्ट का कॉलम कौन सा है, ठीक है ना। तो इसीलिए इस केस में थोड़ा मेंटेन करना कि आप लोग इस तरीके से सेपरेट रखो, ठीक है इस तरीके से हेडिंग्स दे दो और इस तरीके से सॉल्व करो कि दो ऑपोजिट पेजेस हो। देखो चेक करते वक्त ना स्कैन करके कॉपीज उसके पास इस तरीके से जाएगी जैसे अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं वो चेक नहीं कर पाएगा, वो आराम से चेक करेगा और इस तरीके से ही लिखना तभी ढंग से चेक कर पाएगा उल्टा, वरना एकदम खिचड़ी बन जाएगा अगर आप एक ही पेज में। अब आप समझो इसको अगर मेरे को एक पेज में फिट करना है तो मेरे को सब कुछ हाफ कर देना पड़ेगा, उतने में ये सब फिट करना इज नॉट पॉसिबल। अब इसमें देखो लुक ऑब्जर्व वेरी केयरफुल, मेरे को 9.5 मार्क्स मिला, हाफ मार्क हियर एंड देयर कुछ स्टैंडर्ड डिडक्शन समझ लो या जो भी हो। मेरे को इन्वेस्टमेंट अकाउंट के बेस पे कितने मार्क्स मिलेगा इस 3A स्टेप 1 बोल के सिर्फ 5.5 मार्क्स मिलेगा इस, सिर्फ 5.5 आउट ऑफ द 10 मार्क का क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि बचे हुए 4 मार्क्स जो ये है ना, देखो इतने सारे वर्किंग नोट्स जो बनाए हैं ना उसके मुझे 4 मार्क्स मिले। कितने वर्किंग नोट्स है गाइस, जस्ट ऑब्जर्व आई हैव मेड 8 वर्किंग नोट्स। Why 8 working notes? Accrued interest के 2 working notes है। See now, this accrued interest का working note, I'll be very honest, नहीं भी बनाओगे तो चलता है, क्योंकि ये accrued interest का working note suggested में भी नहीं था, बाद में later I observed, ठीक है। पर बाकी परचेज जब कम इंटरेस्ट हो रहा है तो इंटरेस्ट माइनस करके कॉस्ट दिखाने का वर्किंग नोट, ठीक है। इंटरेस्ट वाला अगेन, इंटरेस्ट क्या अवॉइडेबल है, अक्रूड इंटरेस्ट फिर भी दिखा दो, इंटरेस्ट रहने दो, ऐसा कर दो, ठीक है। या तो परचेज अगेन दिखाना पड़ेगा क्या इंटरेस्ट आ रहा है, उस पर क्या कॉस्ट आ रहा है। सेल्स तो ऑब्वियसली वर्किंग नोट इज रिक्वायर्ड कि आप कितने पे सेल्स कर रहे हो, उसमें सेल्स का कॉस्ट कितना रहेगा, उसके हिसाब से प्रॉफिट या लॉस क्या आ रहा है, इंटरेस्ट क्या आ रहा है, कम इंटरेस्ट है, तो इसीलिए ये वर्किंग नोट्स दिखाना वेरी इंपॉर्टेंट। देखो आई एम गिविंग यू अ प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल कि 10 मार्क के क्वेश्चन में से मुझे इन्वेस्टमेंट अकाउंट के 5.5 ही मिला, तो समझो शायद हो सकता था 6 होते उसमें से 5.5 मिले, वॉट एवर द केस में भी, पर मेरे को वर्किंग नोट्स के 4 मार्क मिले। मतलब अभी तक जो मैं गला फाड़ फाड़ के इतने सेशंस में बोल रहा था, प्रो टिप गाइस, प्रो टिप, नोट करो, खुद भी नोट करो, सबको बताओ, हर एस्पिरेंट को बताओ। अ टोटल ऑफ 100% ऑफ द क्वेश्चन में से 40% मार्क किस चीज के है भैया, वर्किंग नोट के ही है। सिर्फ 60% ऑफ द मार्क क्या चीज के है, आंसर के है। समझा क्या गाइस, 40% is not a small amount. 40% is something very big. 40% क्या होगा, वर्किंग नोट्स का वेटेज है, तो वर्किंग नोट्स ध्यान से बनानी है, ठीक है गाइस। ये हो गया इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये देखो ब्रांच स्टॉक अकाउंट, मैंने बोला था ना ब्रांच अकाउंट का क्वेश्चन ऑफ माय अटेम्प्ट, नवंबर 23 वाला अटेम्प्ट सॉल्व करने जैसा क्वेश्चन है, वंस वो क्वेश्चन भी सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, जहां पे मैंने वो लिखा था AS16 वाला, यहाँ पे भी मैं लिख देता हूँ। क्वेश्चन 1 ने AS16 करना है, और ये कौन सा क्वेश्चन है देख लेते हैं ऊपर करके, 3B, क्वेश्चन 3B। 3B कौन सा है, AS नहीं, कौन सा है, ब्रांच अकाउंट। ये सॉल्व करना गाइस। These 2 questions I would suggest मेरे पेपर में से, नवंबर 23 के पेपर में से, पेपर 1 में से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो these 2 questions I would say are the highlighted questions जो थोड़े टिपिकल हो सकते हैं, तो इनको सॉल्व करना। Now see, one very another important thing जो मैं मेरे पेपर से दिखाना चाहूंगा was the question I attempted the last. Which was that question? Was profit and loss account वाला actual big question, बैलेंस शीट प्लस P&L जो बनाना होता है ना, वो वाला क्वेश्चन।
दैट वाज द क्वेश्चन व्हिच आई अटेम्प्टेड एट लास्ट। क्यों? क्योंकि आई नो इस क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लगता है। तो व्हेन यू नो कि आपको वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा और आपको ये भी पता है कि भाई इस क्वेश्चन में जो टाइम क्या है ज्यादा लगता है, तो उस क्वेश्चन को लास्ट के लिए रखो, बिकॉज फॉर द सेक ऑफ ऑब्टेनिंग 20 मार्क्स हो सकता है मेरे को आगे का मैं 30 to 40 मार्क्स का पेपर कहीं सैक्रिफाइस ना कर दूं। तो इट इज बेटर यू सिक्योर दीज 30 to 40 फर्स्ट एंड देन मूव ऑन टू दीज 20 मार्क्स। ठीक है, उसमें आई फेयर्ड, आई स्कोर्ड 16। थोड़ा बहुत कहीं वर्किंग्स में आइटम्स ऊपर नीचे मैंने कर दी थी, तो ये भी क्वेश्चन आपको चाहिए तो एक बार रेफर कर सकते हो। ठीक है, देखो मेरा बैलेंस शीट डिडंट इवन टैली गाइस इनिशियली। इफ यू सी आई हैव ओवर रिटन ओवर हियर, पहले अलग अमाउंट आया था मेरा, एसेट साइड का वैल्यू पहले से यही आया था, टैली नहीं हुआ था। देन आई रियलाइज्ड कि मैंने क्या गलती करी थी, मैंने नोट्स टू अकाउंट में ना फिगर गलत कॉपी किया था, प्रॉफिट एंड लॉस का ओपनिंग बैलेंस मैंने गलत कॉपी किया था क्वेश्चन पेपर में से गाइस, एंड दिस वेस्टेड यू नो 5 to 10 minutes ऑफ माइन। 5 से 10 मिनट मेरे सिर्फ इस चीज में वेस्ट हुए हैं। ठीक है, 5 से 10 मिनट मेरे सिर्फ इस चीज में वेस्ट हुए क्योंकि मैंने क्या किया था, ओपनिंग बैलेंस गलत कॉपी कर लिया था। देखो ये भी ओवर रिटर्न है, ये ओवर रिटर्न है, ये ओवर रिटर्न है, समझे? तो बी श्योर गाइस के क्वेश्चन पेपर में से जो भी अमाउंट्स आप कॉपी कर रहे हो, अनदर प्रो टिप गाइस, ये जो मैं प्रो टिप्स दे रहा हूं ना, दीज आर पर्सनल एक्सपीरियंस वाले प्रो टिप्स। सब एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको हर चीज बताएंगे, सब मेरे से बेटर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस वाली टिप्स बताएंगे, बट दीज आर रियल लाइफ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस व्हिच आई हैव फेस्ड, और इसीलिए मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन पेपर से फिगर्स टैली करके कॉपी करना, फिगर्स टैली करना ढंग से। ठीक है, टैली करना प्रॉपर्ली, बिकॉज ये नहीं किया ना तो आप खुद के पैर पे कुल्हाड़ी, अच्छा खासा सही क्वेश्चन सॉल्व हुए को भी गलत कर दोगे। ठीक है, सिंपल गाइस। सो दिस वाज माय पेपर एनालिसिस फॉर पेपर नंबर 1